सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी का स्वागत है वापस यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे। प्लान किया कि अपन शिविर में चल जाते हैं। 3 दिन अपना हॉलीडे है। पहले तो मादरसा की क्लास सुन लेंगे थोड़ा बहुत, फिर हम्म। रात को ऊपर पार्टी करेंगे। तो मैं बहुत रोई उस रात को कि मादरसा मैं मेरी मम्मी को नहीं छोड़ सकती, सॉरी मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। समाज करती थी, पढ़ती नहीं थी। एक एक दो दो घंटा 12th की पढ़ाई करती थी, बाकी धर्म की पढ़ाई करती थी, समय की करती थी। मम्मी बोले तूने उल्टा देख लिया, अगर 68 होगा तो वो भी 68 ही है। ओके। बोले वापस चेक करके बता। सो ये एक नहीं, ऐसे दो दो पावर हाउस के परिवार में से बिलोंग करते हैं, दो महापुरुषों के। मैं डेली पानी पूरी खाने वाली पर्सन थी। मैं हम्म। एज से ही ऐसी थी जो एज से फ्रेंड्स के साथ घूमना, नाइट स्टेज वगैरह सब चलता था। तो उसको काइंड ऑफ महाराष्ट्र से नफरत हो गई थी कि इन्होंने मेरे से मेरी बहन को ले लिया। बहुत कोशिश की अपने पैर तोड़ने की, पैर मोड़ने की, कि कुछ तो हो जाए, डांस नहीं करना है मुझे। जब लाइफ डिजाइन करने का मौका मिला है तो फैशन डिजाइनिंग में क्या ही रखा है। तो लाइव डिजाइनिंग की ओर आगे बढ़ गए, फैशन डिजाइनिंग को छोड़ के। बहुत ही सुंदर उत्तर। और आज हम आपके समक्ष एक और बहुत ही अमेजिंग सा इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, जहां आज हमारे साथ मुमुक्षु मासूमी जी पटवा हमारे साथ मौजूद है, जो कि मात्र 20 साल की उम्र की है। और ये 5 जून को 2025 में ये दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हो रही है जोधपुर शहर में। तो इनकी क्या कहानी है, ये क्या इनके जीवन में ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से दीक्षा पथ के लिए अग्रसर हो रही है, ये हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और मुझे ये आशा है कि आप सारे जन भी बहुत उत्सुक होंगे कि इनकी बैक स्टोरी क्या है, इनका यू टर्न कैसे आया है। ये सब हम जरूर जानेंगे, पर उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करके रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, मुमुक्षु प्लेलिस्ट में, वहां आपको बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज मिलेंगे। तो जरूर हर रोज एक एक ऐसे इंटरव्यूज को देखते रहें, ताकि कहीं ना कहीं वो दीक्षा का बीज हमारे अंदर भी मौजूद है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस भी ज्ञान के, और इनफैक्ट बहुत सारी अमेजिंग मूवीज भी हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो आप जरूर इस चैनल को देखें, जब समय मिले इस चैनल को चालू कर दें और कुछ ना कुछ अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। तो चलिए, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम मुमुक्षु मासूमी जी पटवा के पास चलेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या ऐसा इनके जीवन में असारता देखी, या क्या दुख देखा, या फिर क्या इनके जीवन में ऐसी ज्ञानवर्धक चीज हुई जिसकी वजह से इन्होंने दीक्षा लेने का एक निर्णय लिया। तो चलिए मासूमी जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये 12th पास है ना। इन्होंने 12th तक अपनी एजुकेशन करी और फिर उसके बाद इनको एजुकेशन में कोई रस आया नहीं। इन्होंने केवल अध्यात्म की एजुकेशन की ओर ये आगे बढ़ गए और पूज्य ज्ञानलता जी महाराज साहब की सेवा में निश्रय में, जो कि आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती सतिया जी हैं, उनकी सेवा में रहते हुए इन्होंने अपना ज्ञान वर्धन करा। और अभी तक इन्होंने बहुत सारे आगमों का अध्ययन, बहुत सारे थोकड़ों का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है। इनकी मुमुक्षु पर्याय लगभग 2 वर्ष की अभी पूर्ण हो चुकी है, और 2 वर्ष के कम मुमुक्षु पर्याय में भी आचार्य श्री ने इनमें क्या योग्यता और क्या पात्रता देखी है कि इनको दीक्षा की आज्ञा भी फरमा दी गई है। तो मासूमी जी, अब आपसे हम पूछना चाहेंगे, ऐसा क्या आपके जीवन में हुआ, क्या आपकी स्टोरी है, क्यों इतनी छोटी उम्र में आप दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जय जिनेन्द्र। मेरी स्टोरी कुछ बहुत सी अलग सी नहीं है। मैं दोनों ही परिवार से, दादा की साइड से और मम्मी की साइड से, दोनों ही साइड से जैसे दादा की साइड से पूज्य आचार्य भावी आचार्य भगवान महेंद्र मुनि जी महाराज सा है, और मम्मी की साइड से उपाध्याय प्रवर मान चंद्र जी महाराज सा है। तो धार्मिक माहौल तो था दोनों साइड, पर हमें बिल्कुल भी नहीं था। वही धक्के मार कर शिविर में भेजा जाता था। एवरी संडे मम्मी सुबह बोलती थी अब तो उठ जा, चली जा। हम बोलते थे नहीं, एक संडे तो मिला है सोने के लिए, अब तो सोने दो हमको। पापा भी हमें सपोर्ट कर देते थे, तो फिर जाते थे शिविर पर कम। पूज्य गुन्नी जी महाराज साहब, ज्ञानलता जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ था हाउसिंग बोर्ड में। तो उधर से पूज्य भाग्य प्रभा जी महाराज साहब वो क्लासेस लेते 8 to 9। उस हम्म। 8 to 9 क्लासेस में मेरे पापा जुड़े सबसे पहले। मेरे हम्म। पापा एक ऐसे पर्सन थे जो कभी भी मारसा के जाते ही नहीं थे। मेरी दादी जी भी जाते थे तो उनको बाहर, स्थानक के बाहर छोड़कर आ जाते थे।
और अंदर दर्शन करने भी नहीं जाते थे, इतना था ओके। उनको। तो नाना जी ने कहा कि अभी यहाँ पे फर्स्ट चातुर्मास हुआ है, नाना जी ने नया स्थानक बनवाया हाउसिंग बोर्ड में। तो बोले फर्स्ट चातुर्मास हो रहा है नया बनने के बाद में, आप सिर्फ एक क्लास अटेंड करना, मैं आगे का फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आ जाना। पापा ने एक क्लास अटेंड करी और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, हम सबके लिए वो बहुत ही शॉकिंग था। हम्म। एक क्लास अटेंड करते करते ऐसा रस लगा, एवरी डे 8 to 9 जाने लग गए। वेट करते थे कब 8 to 9 क्लास सुनने का मौका मिले, वो डायरी में सब नोट करते थे और सब कुछ ऐसा चेंज आया। सारे घर वाले इतने शॉक थे। और हम्म। महेंद्र मुनि जी महाराज का 50वां दीक्षा दिवस उस टाइम पे आने वाला था, तो ऐसे था कि सब उनकी फैमिली वाले मिलकर तेले तेले की लड़ लगाएंगे। लड़ करेक्ट। चली 1 साल तक। तो उस लड़ में पापा ने कम से कम बहुत सारे तेले किए होंगे, मतलब कांट काउंट, इतने सारे तेले किए उन्होंने। और पर्यूषण के दिनों में उन्होंने 8 की तपस्या करी और मैंने भी 8 की तपस्या करी थी, तो क्या उन्होंने बात 7 है। की करी। हम्म। और ऐसे ही आस्था अनुशास्त्र शिविर लगाया मारासा ने। 3 दिन का शिविर था अगस्त में, 13, 14, 15 अगस्त का। तो वैसे ही था कि मेरे को तो नहीं जाना है। मम्मी बोले तू चली जा, पापा भी इतने जुड़े, तू भी तो जा, थोड़ा तो जुड़, कुछ तो कर। अच्छा, तब तक आप क्लासेस में नहीं जाते थे? जो एक कदम था, नहीं, आप नहीं जाते थे, सिर्फ पिताजी जाते थे? ओके। पापा बोलते बहुत थे कि बहुत ही अच्छी क्लासेस है। मेरे को हाँ। लगा ठीक है, अच्छी होगी, पर अभी उस टाइम 12th था मेरे। राइट। हाँ। मेरे 12th शुरू हो गया था, तो स्टडीज का बहाना मारकर नहीं जाती थी मैं। तो उसके बाद में पापा जुड़ना शुरू हुए उस शिविर के अंदर। बहुत फोर्स हो रहा था कि जाना है। हम्म। तो सारी सिस्टर्स ने मिलकर एक प्लान किया कि अपन शिविर में चल जाते हैं, 3 दिन अपना हॉलीडे है। तीन पिकनिक हो दिन जाएगी। नीचे। हाँ, पहले तो मदरसा की क्लास सुन लेंगे थोड़ा बहुत, फिर हम्म। रात को ऊपर पार्टी करेंगे। राइट। हम्म। उस पार्टी के लिए सामान भी मैं खुद ही लाकर दी थी उनको, चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कि वो पार्टी करेंगे। उस शिविर में पापा ने कह दिया कि जाना है। तो हम्म। मुझे लगा कि ये तो कभी जाते ही नहीं, और मुझे अब बोल रहे हैं, मुझे जो सपोर्ट करने वाले हैं नहीं जाने के लिए, और वो हम्म। बोल रहे हैं कि जाओ करके। उनका हम्म। ठीक है चले जाएंगे, कोई बात नहीं। गए। उसके बाद में सेकेंड डे हमारे साथ सारे जो भी ग्रुप्स बने थे हमारे, उनको लेकर बैठ रहे थे। तो मुझसे पहले मेरी सिस्टर्स गई, वो बोले मत जाना, हमारा सा नियम दिला रहे हैं। मैं कहा यार क्या नियम दिलाएंगे, कोई छोटा मोटा नियम ले लेंगे। हम्म। वहां जाकर मदरसा की सेवा में बैठे। बैठे तो पता ही नहीं था उस रात मेरे साथ में ये सब कुछ होने वाला है। जो जीवन का यू टर्न है ना, हम्म। वो रात थी मेरे लिए। ओके। हम्म। इट वॉज अ कंप्लीट यू टर्न। मदरसा समझाए कि क्या होता है ये चीज। एक लाइन बोले थे उस टाइम मदरसा, यू आर नॉट जनरल, यू आर मेड फॉर समथिंग। तो मुझे लगा क्या बोल रहे हैं मदरसा, कुछ तो भी कुछ हम्म। होगा, मेरी आंख देख के बोल रहे होंगे या क्या, मुझे समझ नहीं आया। धीरे धीरे मदरसा अच्छा, ने संयम स्पेसिफिकली के, आपको ही बोला उन्होंने? ओके। हम्म। पता नहीं क्यों, हम्म। धीरे धीरे मदरसा ने संयम को समझाना शुरू किया। हम्म। तो ऐसे अंदर से ऐसे लगा कि अच्छा ऐसा है क्या, ये सब चीज इतना खराब है क्या संसार, इतना हम्म। अच्छा है क्या संयम। पर हम्म। मुझे मेरी मम्मी से मोह बहुत था। हम्म। तो मैं बहुत रोई उस रात को कि मदरसा मैं मेरी मम्मी को नहीं छोड़ सकती, सॉरी मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। हम्म। रोते रोते रूम में चली गई। हम्म। और कोइंसिडेंटली नेक्स्ट डे हमारा एक्ट था, वो पहले हम्म। से डिसाइडेड था क्योंकि 15 अगस्त था और संडे हम्म। भी था। तो हम्म। एक्ट था, उस एक्ट के अंदर मैं सत्याजी बनी थी। ओके। तो वो पूरा वेश पहन लिया, एक्ट कर लिया। उस वेश के अंदर ही ऊपर महाराजा के दर्शन करने गए। तो हम्म। महाराज से बोले अभी तथास्तु बोल देती हूँ आपको। तो अंदर से पता नहीं क्यों नहीं बोलने का मन नहीं किया, ऐसे बोला बोल दो अब तो। हम्म। तब मदरसा से जुड़ते गए। रोज शाम को मदरसा हमको 1 घंटे का टाइम देने लगे। तब समझ में ये आया अच्छा आफ्टर द ऐसे शिविर की है। बातें हैं, ये आफ्टर द आफ्टर शिविर। द शिविर ओके। एवरी नाइट हमको टाइम देते थे 8 to 9। ओके। तो ऐसे समझ में आने लगा अच्छा इतना खराब है क्या ये सब चीज, सुख है क्या यहाँ पे संयम में इतना। फिर उसको अपने पैरामीटर्स में नापने लगी कि मुझे कहाँ ज्यादा सुख मिल रहा है, बहुत कंफ्यूजन स्टेजेस भी थे।
पर एट द एंड थोड़ा समझ में आने लगा, इस साइड जुड़ने लगे। एक डेढ़ में मैंने समर्पण कर दिया महाराजा को कि अब मुझे संयम ही लेना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। कब 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 किया आपने ये? 8th डे। 8th डे में? अच्छा, शिविर के नेक्स्ट 8 डेज में आपने डिसाइड कर लिया? वाह। सो बाकी लोगों के लिए बहुत ही ये सोचने और चिंतन और अनुप्रेक्षा का विषय है कि मेरे और आप जैसे लोगों ने न जाने मारा साबर की सेवा, प्रवचन या व्यक्तिगत समय भी हम जैसे बहुत लोगों को न जाने कितने ही दिन, मैं 8 दिन नहीं बोलूंगा, 8 साल, या बहुत लोगों का तो 18 साल, न जाने कितने कितने वर्षों तक हमने हमें व्यक्तिगत समय और प्रवचन का श्रवण मिला है, पर वो करंट, वो जीवन में जो यू टर्न आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। पर मासूमी जी इतनी हलुकर्मी आत्मा है ना, जिन्हें कहते हैं सरल जीवन जिनका होता है, वो बस 8वें ही दिन है ना, वो करंट तो वहां लग ही गया था आस्थानुशास्त्र शिविर में कि बस के आगे बढ़ना ही है, बस वो 8 दिन में पूरा चैनलाइज हो गया और एक पूरा प्रकाश जोत जो है पूरी डेवलप हो गई। जी मासूमी जी, तो हम और एक्साइटेड हैं, 8वें दिन आपको क्या हुआ, कैसे हुआ जी? 8वें दिन मैं जाकर महाराजा को बोली, महाराजा अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके पास ही, मुझे 12th भी ड्रॉप करनी है। तो ओके। महाराज से बोले कि आप थोड़ा सा अभी रुको, 12th ड्रॉप मत करो एकदम से, सबके लिए बहुत शॉकिंग हो जाएगा ये चीज। आप हम्म। थोड़ा इसको और समझो। फिर और समझाने के लिए महाराज से मुझे जो संयम की कठिनाइयां है ना, हम्म। जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं यहाँ पर, जो फिजिकल परिचय है, वो सबको भी समझाने लगे हम्म। कि ये आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान मार्ग भी नहीं है। राइट। अभी भी आपके पास टाइम है, आपको हम्म। डिसीजन लेना है, आपके पास टाइम है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लो। हम्म। ऐसा होता है ना कि सिर्फ अच्छी अच्छी साइड दिखा के डिसीजन नहीं दिलाया है, इसकी अच्छी और बुरी साइड दोनों दिखाई है कि ये राइट। ऐसा ऐसा है, इसमें हम्म। ये परिचय आएंगे। हम्म। तो वो जब सुना तब ऐसे लगा कि अब चाहे कितने भी परिचय आए, जाना तो इसी मार्ग में है और कहीं नहीं जाना है। हम्म। अब महाराज शाह ने कहा कि ठीक है, 12th कंप्लीट करो, उसके बाद में रहने आ जाना। तो वैसे ही किया, 12th कंप्लीट की। 12th कंप्लीट करते करते मेरे घर वाले ने जो डिफरेंस देखे कि मैं दिन में समाई कर रही हूँ और महाराजा के जा रही हूँ, तो सबको ऐसे लगा कि मसाणिया वैराग है, महाराजा यहाँ है, जब तक इसको मोह हो गया है, महाराजा जैसे ही चातुर्मास करके दूर जाएंगे सब वैराग उतर जाएगा। करेक्ट। तो मैंने कहा इनको सोचना है, सोचने दो, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक महाराजा है। का विहार हो गया। हम्म। उसके बाद भी मैं और जाने की कोशिश करने लगी कि नहीं मुझे जाना है, जाना है। बोर्ड्स के टाइम नियर आ रहा था। हम्म। तो मम्मी बोले कि बोर्ड है, पहले एग्जाम्स देने, फेल हो गई ना तो सब देख लेना, मदरसा वदरसा सब यहीं रह जाएंगे, तेरे को फेल हो जाएगी तो फिर मैं कहीं नहीं भेजने वाली। सही बात है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। हम्म। पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था। हम्म। 12th बोर्ड्स आए, मदरसा के ऐसे दर्शन करने जाती थी। तो हम्म। मदरसा ये बोले कि एग्जाम से पहले सुबह सुबह एक समाई करके जरूर जाना, एग्जाम देने से पहले। राइट। इनका ठीक है, डन। रोज सुबह एग्जाम देने से पहले एक समाई कर लेंगे। समाई करती थी, पढ़ती नहीं थी। एक एक दो दो घंटा 12th की पढ़ाई करती थी, बाकी धर्म की पढ़ाई करती थी, समाई की करती थी। तो मम्मी को बहुत टेंशन होने लग गई कि कहीं ये फेल नहीं हो जाए एग्जाम्स में। तो वो बोलती थी आप चल रहो, कहीं फेल नहीं होंगी, मेरे पास गुरुदेव का हाथ है, गुंडी जी महाराज का हाथ है, मैं कहीं फेल नहीं होने वाली। हाँ। ऐसे एग्जाम्स खत्म हुए, हम्म। रिजल्ट्स के दिन आए, तो मम्मी बोले, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन मम्मी इतनी टेंशन में थी कि अगर तेरे 60% से कम आ गए ना तो भूल जाना, मैं महाराजा के भेजूंगी। मैं ऐसे प्रे कर रही थी कि मेरा तो हो जाएगा, बेड़ा पार लगा देंगे। भैया ने रिजल्ट निकाला, उन्होंने रिजल्ट भेजा मम्मी को कि 86% आया है। क्या बात है। तो 2 मम्मी घंटे की बोले पढ़ाई नहीं, में। मम्मी बोले तूने उल्टा देख लिया होगा, 68 होगा, तूने 86 देख लिया है। ओके। बोले वापस चेक करके बता। हाँ। वापस चेक किया, हम कहीं बाहर थे उस टाइम पर। हम्म। वापस चेक किया, बोले नहीं चाची 86% ही आया है, इसके 68 नहीं आया है। तब से मम्मी पापा को गुरु कृपा पर इतना विश्वास हो विश्वास गया। हुआ कि हम्म। अब तो इसके ऊपर गुरु कृपा तो बरस गई है, अब ये हम्म। रुकने वाली नहीं है।
अब तो कोई रोकने का चांस भी नहीं है। हम्म। उस टाइम से फिर उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके। मतलब महाराष्ट्र की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे अंतराय नहीं दी किसी भी वाह, चीज में। दिस इज बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब ये जो बात कह रहे हैं कि माँ बाप ने अगर बिल्कुल अंतराय नहीं दी, तो हमारा एक क्वेश्चन इंटरव्यू में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे इंटरव्यूज में रहता है कि आपको क्या ऑब्स्टैकल्स आई, क्या दिक्कत आई। पर मासूमी जी, मेरे से मैंने कहा सरल मना, बड़े पुण्यवान जीव, और इनके जो ऑरा है, इनका जो आप चेहरा देख रहे हैं, जो एकदम मासूम जैसा इनका नाम है, यथा गुण तथा इनका चेहरा है, जो वो मासूमियत इनके चेहरे पे झलक रही है, वो मासूमियत निशानी है कि ये कितने सरल मना है, सरल हृदय है, और कितने हलुकर्मी जीव है, जो स्वतः बस निकलने के लिए ही इस संसार में आए थे, यहाँ से दीक्षित होने के लिए आए थे। वैसा ही इनका एक जीवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए कोई अंतराय भी नहीं मिली, क्योंकि कर्म ज्यादा थे नहीं, कोई अंतराय कर्म बांध के नहीं आए थे, तो माँ बाप ने भी कोई ज्यादा अंतराय नहीं दी। पर ये जो शुरू के 2 साल थे मासूमी जी, जब आपको शुरू के तो 2 साल तो नहीं कहूंगा, पर जब ये 12th तक का जो समय था आपका, मेरे ख्याल से ये 4-5 महीने हो गए थे इस पीरियड में आपके। हाँ। ये 4-5 महीने के पीरियड में पापा के साइड से क्या आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, क्योंकि आपने कहा कि पापा तो धर्म में आपसे पहले लग चुके थे, तो और क्योंकि भाग्य प्रभा जी महाराज साहब के अगर वो सेशंस बराबर सुन रहे थे, तो उनकी प्रेरणा रहती है कि दीक्षा में कभी अंतराय नहीं दे। तो क्या पिताजी के वक्त पिताजी ने वो टाइम और पुश करने की आपको ट्राई करी कि तू और थोड़ा निकल और जा महाराज साहब के पास, या फिर उनका एक कहीं ना कहीं मोह वो 4-5 महीने के बीच में आया था? ऐसे मोह तो नहीं कह सकते, महाराष्ट्र की क्लास में मुझे फर्स्ट आज्ञा मिली थी। हम्म। महाराष्ट्र ने ऐसा कुछ सेशन लिया था जिसमें जितने भी लोग बैठे हैं, हम्म। और वो अपने बच्चों को और वाइफ्स वाइफ्स को आज्ञा पत्र साइन करके दे रहे कि ये अगर दीक्षा ले तो मेरी तरफ से कोई अंतराय नहीं है। ओके। ऐसी आज्ञा पत्र मुझे कब बहुत पहले ही क्लासेस में मिल चुका था। अच्छा, क्या बात है। महाराज साहब ने आपका रिजर्वेशन पहले ही करा के रखा पहले ही था। करा दिया, पता नहीं महाराजा को क्या कृपा थी, पर पहले ही सब कुछ उन्होंने साइन करवा दिए। ओके। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पापा को ऐसे हुआ, उनको मुझसे अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। करेक्ट। और ट्वेल्थ के बाद में उनका ये ड्रीम था कि ट्वेल्थ के बाद में उनका सारा अकाउंट्स मैं संभालूं। ठीक है। मतलब शॉप का जो भी अकाउंट्स है, शॉप पे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग्स है, वो सब मैं संभालूं। क्योंकि हम्म। पापा का आज तक, मतलब उस टाइम तक मैं बैंक अकाउंट सारा मैं ही देखती थी। जो भी पासवर्ड्स थे, और वो मैं, जो इंग्लिश में मैसेजेस आते थे, वो सब देखती थी। तो वो एक तरह से डिपेंडेंट हो गए थे, उन्होंने एक सोच लिया था आगे के लिए कि ये मेरा सब कुछ संभाल लेगी, बड़ी है इसलिए। हम्म। तो जैसे जैसे इधर बढ़ती गई तो उनको ऐसे लगा कि नहीं, अभी तो इसको सिर्फ ऐसे ही मोह हुआ, इसको कहाँ वैराग आ सकता है। उनको राइट। पहले ऐसे लगता था। फिर हम्म। मैंने कॉलेज मना कर दिया कि मैं कॉलेज तो नहीं पढ़ूंगी। हम्म। तब पापा ने एक जिद जरूर की थी कि तू बीकॉम कर ले। ठीक है। तेरे पास कुछ डिग्री तो होनी चाहिए, बिना डिग्री बिना पढ़ाई लिखाई के जाएगी तो कैसे होगा, कुछ एक डिग्री होनी चाहिए तेरे पास में। हम्म। मैं जिद पे थी कि नहीं, मुझे कोई डिग्री तो नहीं लेनी है। हम्म। इसके बाद में ये जिद के चलते ही मैंने बीए जेनोलॉजी में फर्स्ट ईयर किया, पुणे ओके। से। फिर हम्म। वो भी ड्रॉप कर दिया बाद में। हम्म। तो वो हम्म। एक ही ड्रीम था पापा का कि एक डिग्री ले ले। पर वो जो फर्स्ट ईयर का पीरियड था ना, उन्होंने जो दृढ़ता देखी जैसे मैं महाराष्ट्र के रहती थी, और तब उनको एक बिलीव हो गया कि अब तो ये रुकने वाली नहीं है, अब भले ये ड्रॉप करे ठीक है। हम्म। वो उनके मुंह की थोड़ी सी परीक्षा थी। पर वही है, सब कृपा हम्म। है। जी। एक लाइन मम्मी जरूर बोलती थी, हम्म। तू जिस राह जा रही है उस राह कभी पीछे मत देखना। कभी हम्म। भी पीछे मुड़ के मत देखना, आगे ही आगे बढ़ती चली जाना। कभी हम्म। बैक मत आना यहाँ से। वाओ, वेरी गुड। मतलब मम्मी के साइड से जो 4-5 महीने में, उनके साइड से भी आपको ज्यादा अंतराय नहीं मिली ऐसे? अंतराय गुरु कृपा किसी से भी नहीं मिली। किसी से भी नहीं मिली। बहुत ही पुण्यवानी का विषय है। और ये मैं सारे हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये इतने भाग्यवान इसलिए भी हैं, क्योंकि ये एक नहीं, दो दो महापुरुषों के वीर परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे भावी आचार्य इनके
पिताजी के कजन दादाजी में से, मतलब इनके मासूमी जी के कजन दादाजी लगते हैं। और उपाध्याय श्री मानचंद जी महाराज साहब इनके सांसारिक नाना जी लगते हैं। सो ये एक नहीं, ऐसे दो दो पावर हाउस के परिवार में से बिलोंग करते हैं, दो महापुरुषों के, साइड फ्रॉम पिताजी के पक्ष में भी और माताजी के पक्ष में भी। ये दोनों ही पक्ष से यहाँ पे मासूमी जी जैसा एक जीव जो है जन्म लिया है तब जाके। तो मासूमी जी, बहुत ही हर्ष का विषय है ये कि आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, है ना, क्योंकि अभी आप 20 साल के हैं, लगभग आप 18 साल से 18 साल के बाद एक तरीके से आपने जब अडल्ट बने आप, उसके बाद ये आपने धर्म के रास्ते आप आगे बढ़े। तो 18 साल के पहले, क्योंकि आप स्कूल लाइफ में भी रहे, जोधपुर में से ही आपका पूरी अपब्रिंगिंग हुई, तो वो टाइम आप क्या एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट जैसे थे, या आपको संसार में बिल्कुल वो टाइम भी ज्यादा इच्छाएं आपकी बहुत कम थी, या आपको भी कुछ शौक, कुछ नखरे लड़कियों के, या फिर खाने पीने का शौक, मतलब क्या चीजों के आपके एक डिजायर्स थे, या फिर आप बचपन से ही बड़े वैराग्यपूर्ण जीवन वाले जीवन जीते थे, संयमित जीवन जीते थे? मैं बचपन से ऐसी नहीं थी, मुझे खाने पीने का तो बहुत ही ज्यादा शौक। और बहुत दुख की बात भी है, मुझे जमीकंद का भी बहुत शौक था। मैं डेली पानी पूरी खाने वाली पर्सन थी, अच्छा। डेली। और स्कूल में भी बहुत नॉटी टाइप्स भी थी, बट इनोसेंट टाइप्स इन फ्रंट ऑफ टीचर्स। हाँ। पीछे से तो बहुत नॉटी थी, और टीचर्स के सामने बहुत इनोसेंट भी थी। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। पर हम्म। एक जो नेचर होता है ना अंदर से, कि सबके लिए स्वीट, वो हम्म। नेचर वाली मैं बचपन से थी। सबके लिए ही स्वीट थी। मुझे कभी किसी के लिए ऐसे बहुत ज्यादा कि इससे बुरा हो या ऐसा कभी भी नहीं आया। नेगेटिविटी जल्दी नहीं आती थी आपको किसी के लिए, क्रोध नहीं। जल्दी नहीं आता था, ऐसे? ओके, सो सबके प्रिय आप हमेशा रहे हो, सबके मन में भाने वाले व्यक्ति रहे हो हमेशा। ओके। हाँ, पता नहीं वो क्यों, पर स्टार्टिंग से मैं कुछ भी बोलती तो सब मान लेते एक बार में कि इसने राइट। बोला है तो ठीक है। ओके। सो ये पानी पूरी का कनेक्शन तो आई गेस, अभी हमने दिव्या जी का भी इंटरव्यू लिया तो उनको भी बड़ा शौक था, दिव्या जी सिंघवी को भी। और मासूमी जी को देख रहे हैं तो उनको भी ये पानी पूरी का शौक है। मुझे लगता है पानी पूरी खाने वाले जल्दी दीक्षा के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। तो एक कनेक्शन आ रहा है। जी, ये तो सिर्फ मजाक की बातें हैं, पर हाँ, मासूमी जी, जैसे आपने बताया आपके शौक और भी कोई तरीके के आपके शौक रहे हैं, लाइक ऐसे कुछ एडवेंचरस, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आपने चीजें आपके स्कूल लाइफ में ऐसी कुछ करी है जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? एडवेंचरस बहुत थी मुझे। जो एडवेंचर्स है, सुबह सुबह 5 o'clock उठकर सारे फ्रेंड्स को साथ में लेकर गाड़ी पे जाकर और माउंटेन्स पे चले जाते थे कहीं पर भी। हम्म। वो चीजों का बहुत शौक था। ट्रैकिंग स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती थी। हम्म। और जब ये एज आई ये सब करने के, तब मेरे फ्रेंड्स तैयार हुए, तब ओके। हमारा बाहर जाना बहुत स्टार्ट पहले से शुरू हो गया था। यूजुअली हम्म। बच्चों को 10 12 से भेजते हैं। मैं हम्म। एज से ही ऐसी थी जो एज से ही फ्रेंड्स के साथ घूमना, नाइट स्टेज वगैरह सब चलता था। तो पर इस सब चीजों में पेरेंट्स को कभी डर नहीं लगा। उनपे उनको इतना ट्रस्ट था मुझ पे कि ये कुछ गलत तो नहीं करेगी। उस राइट। चीज के लिए कभी उनको डर नहीं लगा कि ये कुछ गलत कर देगी यहाँ जाकर, या हम्म। हम्म। उनका इस इस मार्ग में भी सपोर्ट ही विश्वास रहा। था। आप पे विश्वास ही था। विश्वास पूरा। सो आपने जैसे मेंशन किया था शुरुआत में कि आप पाठशाला भी बचपन में जाते थे, और वो भी बड़ी फोर्सफुली मम्मी के धक्कों से जाते थे। तो आपको क्या लगता है, वो पाठशाला में आपने कुछ चीजें याद करी, मतलब आप क्या रेगुलर जाते थे? और रेगुलरली जाने से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में हेल्प करा, या आप जाते ही नहीं थे, अवॉइड ही करते थे, क्या करते थे आप? मोस्टली अवॉइड करती थी, पर हमारा मम्मी की यही था कि तू एटलीस्ट प्रतिक्रमण याद कर ले। ओके। मेरे दादी जी जो थे, उनको पढ़ना लिखना दोनों नहीं आता था। ठीक है। पर उनको इतना जुनून था प्रतिक्रमण याद करने का कि उन्होंने सुन सुन के प्रतिक्रमण याद कर लिया। और मुझे पाठियां सुनाते थे, बुक ओके। लेकर बैठा देते थे और मेरी हम्म। पाठियां सुन हम्म। बैठकर, तुझे भी याद करना है। अभी हम्म। एट प्रेजेंट दादाजी दादाजी दोनों नहीं है, हम्म। पर वो जहाँ मतलब वो होते तो बहुत ज्यादा खुश होते ये सब देखकर।
राइट क्योंकि राइट। उनको बहुत ज्यादा था कि तू कुछ कर, तू धर्म कर। हाँ। उनको देखते थे चौबियाल चुपते हुए, तो ऐसे लगता था कि अच्छा ये सब भी है क्या। हम्म। नाइस। और प्रतिक्रमण तो मैं जब वैराग्य में आई, हम्म। उसके शायद 6 मंथ तक भी मुझे प्रतिक्रमण नहीं आता था। अच्छा अच्छा। तो आपको मारा साहब कुछ और ने भी फोर्स नहीं करा जा रहा? कुछ ईश्वरा जी महाराज से मुझे प्रतिक्रमण कराते थे। अच्छा। हम क्या बात। दोनों का वैराग्य काल 6 मंथ सेम ही था। ओके। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था वैराग्य काल। हाँ। ईश्वरिया जी हमारे साहब कौन हुए संसारिक में? खुशी जी महाराज का, खुशी जी हाँ। चोपड़ा। खुशी जी खुशी जी चोपड़ा, बराबर चोपड़ा। बराबर, खुशी जी चोपड़ा, उनका इंटरव्यू हमने यहाँ पे डाला हुआ है यू टर्न स्पिरिचुअल पे। तो जरूर आप लोग उनका भी इंटरव्यू जरूर जाके देखें, खुशी जी चोपड़ा का, जो अभी हमारे ईश्वरिया जी महाराज साहब है जिन्होंने ही मासूमी जी को प्रतिक्रमण याद करवाया। ठीक है। तो मासूमी जी, ये आपके छोटी एक बहन भी है जैसे आपने बताया। तो छोटी बहन लगभग आपने बताया 10, अभी 10th स्टैंडर्ड में है। तो 15 इयर्स अराउंड होगी। आपका और उनका कैसा कनेक्शन है? और क्योंकि अब आप आगे दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दो बहनों का एक इटर्नल कनेक्शन होता है, राइट? तो उनका क्या, आपने मम्मी पापा की तो अंतराय की बात सुनी ली, पर आपकी बहन का क्या एक विचार था, और उनका क्या आपके साथ सपोर्ट था या नहीं था, या मोह था, क्या था? उसका सपोर्ट टू बी ऑनेस्ट ऐसे तो नहीं था। स्टार्टिंग में वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी जब मैं मारासा के जाने लगी। तो उसको काइंड ऑफ मारासा से नफरत हो गई थी कि इन्होंने मेरे से मेरी हाँ। बहन को ले लिया। हम्म। क्योंकि वो थोड़ा सा मारासा के कम जाती है। बट हम कोशिश यही करते हैं कि वो धीरे 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 महाराष्ट्र से जुड़ जाए। उसको ऐसे हम्म। लगता था कि मेरी सिस्टर, एक ही तो सिस्टर है, और उसको करेक्ट। भी महाराष्ट्र ले गए। वो हम्म। भी मेरे पास में रहती नहीं है। हम्म। उसको बहुत अंदर से मोह बहुत है। हम्म। हम जितना लड़ते हैं उतना उसको मोह भी है। हम्म। 3 लेवल्स तक लड़ते थे हम। एवरी डे फाइटिंग्स होती थी हमारे बीच में। उससे अभी पूछते हैं सब लोग कि ये दीक्षा ले रही तो तू क्या त्याग करेगी। तो हम्म। वो बोलती है मैंने मेरी बहन को त्याग दिया, बस अब इससे इससे बड़ा ज्यादा क्या त्याग त्याग? मैं नहीं कर सकती। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? अपनी बहन को ही त्याग कर दिया जो। तो अभी उनका करंट स्टेटस क्या है? पहले तो वो जैसे हमारा सबसे दुखी होते थे, पर अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी उनका करंट स्टेटस क्या है? क्या करंट यही है कि अब इसको रोक तो सकती नहीं हूँ मैं। जा रही है तो अच्छा, मतलब अच्छे से जाए, खुश खुश जाए बस। ओके। और अब अभी उनका धर्म में इंटरेस्ट थोड़ा? थोड़ा सा कम है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके। हाँ हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं। जब एक बहन आगे बढ़ी गई है तो दूसरे टाइम लगेगा उसको उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। जी जी जी। बट या इट इज सच अ डिफिकल्ट। हम हमेशा माताजी पिताजी की तो बातें कर लेते हैं इंटरव्यूज में, बट जो एक साइड है ना, जो साइड हो जाते हैं वो होते हैं भाई और बहन। क्योंकि अल्टीमेटली माताजी पिताजी से जितना समय हम नहीं बिताते हैं, उससे ज्यादा समय हम हमारे भाई बहनों के साथ बिताते हैं। और जो रियल भाई बहन होते हैं वो आप लोग जानते हैं, वो लड़े बिना रहते नहीं हैं, और एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते हैं, राइट, कहीं भी। तो वो एक बहुत ही मुश्किल दौर होता है जहां उनको इम्पोर्टेंस मिलना कम हो जाता है ना। एक मुमुक्षु आत्मा से जिनका सिबलिंग्स हो, और वो बात जैसे दो बहनों का बॉन्डिंग हो, तो वो सिबलिंग्स को कम मिल जाता है अटेंशन, तो बड़ा उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बढ़िया, ओवर टाइम आई गेस वो समझ जाएंगे, जैसे जैसे वो मेच्योर होंगे डेफिनेटली वो समझेंगे कि मासूमी जी ने कितना बड़ा स्टेप लिया है खुद के लिए और जिन शासन के लिए। तो मासूमी जी, जैसा आपने कहा कि आपके कल्याण मित्र खुशी जी चोपड़ा और भी बहुत सारे वैरागी वैरागन वो टाइम आपके दौर में थे, मुमुक्षु पर्याय में थे। तो क्या आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखते थे? आपने उनकी भी स्टोरी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हमने पहले भी मुमुक्षु इंटरव्यूज की डाली हुई है, तो क्या आप वो भी कभी देखते थे? उनसे आप क्या कभी इंस्पायर हुए हैं क्या? तो वो भी आप हमें बताएं। मैंने सच में बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हुए हैं। तेरा दीक्षा राठी जी महाराज का, जो प्रियल जी जड़गे थे उनका, मेरे बहुत सारे कल्याण मित्र हैं। ये सच है। इस ईश्वरा जी महाराज से मुझ तक जितनी भी दीक्षाएं हुई है, वो हम्म। ऑलमोस्ट सारे ही, ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे ही मेरे कल्याण मित्र थे। और क्या हमारी बात है। बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छी। हम्म। अभी भी मैं जब भी उनके दर्शन करने जाती हूँ तो बहुत ही ज्यादा आत्मीयता रहती है हर किसी से। हम्म। सबसे ही बहुत अच्छा कनेक्शन था। उन सबके इंटरव्यूज भी देखे।
इंटरव्यूज से क्या होता है, मैं जब भी इंटरव्यूज देखती थी ना, उनको सुनती थी, तब ऐसा लगता था अच्छा मेरी लाइफ में ये गलत चीज है, ये प्रॉब्लम है, तो ये मुझे सुधारनी चाहिए, ये मुझे सही करना चाहिए। वो अंदर से फील आता था कि अच्छा हाँ, ये मैं गलत कर रही हूँ, ये यहाँ पर। तो आपकी वीडियोस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है वैराग्य को पुष्ट करने के लिए और अपने गलती का रियलाइजेशन करवाने के लिए। मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करती हूँ, जो भी मुमुक्षु है या जिन जिनको ऐसे भाव चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसे भाव चाहिए पर आते ही नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो भी मुमुक्षु के इंटरव्यूज होते हैं, जो भैया बहुत ही कृपा कर कर लेते हैं, उन सबकी इंटरव्यूज देखा करें। उससे बहुत ज्यादा वैराग्य की पुष्टि भी होती है, अपना अपना यू टर्न मिलता है कि मेरी लाइफ में यू टर्न कहाँ कहाँ आ सकता है, मैं राइट। कहाँ कहाँ गलत हूँ। तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो आप सब ही भैया के पुराने जो इंटरव्यूज की वीडियोस है वो देखिए, जो नए आने वाले हैं, बेशक बहुत सारे नए आने वाले ही हैं, उन सबको भी देखिएगा, जरूर जरूर देखिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मासूमी जी। और आपको सुन के हमें भी ये लगा कि एटलीस्ट हमारे इंटरव्यूज कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, किसी न किसी के वैराग्य को पुष्ट करने में ये हेल्प कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि हमारा जो एफर्ट जो हम थोड़ा बहुत जिन शासन के लिए डाल पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रूप दे रहा है। क्योंकि कई बार अगर हम कोई दीक्षा ओपन खुलती है और अगर हम इंटरव्यूज उनके नहीं ले पाते हैं कोई कारणवश, तो हमारे पास बहुत सारे मुमुक्षु आत्माओं के मैसेज आ जाते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो बोले आपने भैया उनका इंटरव्यू कैसे नहीं लिया, तो उससे हमें रियलाइज होता है कि शायद मेजोरिटी सांसारिक लोगों को शायद उसका कोई फर्क पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो, पर जो गिने चुने जो वो मुमुक्षु का बीज लेके उसको भी पाल रहे हैं, उसको विकसित करने में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये इंटरव्यूज बहुत हेल्प कर जाते हैं एक ग्रो करने के लिए। और डेफिनेटली और भी जो जन है जिनमें अभी कोई भावना नहीं है दीक्षा की, वो भी इस इंटरव्यूज को जरूर देखें, क्योंकि ऐसे मुमुक्षु आत्मा जो अभी तो मुमुक्षु है आपके लिए, आगे जाके ये मुमुक्षु से महापुरुष बन जाएंगे। और ये महापुरुष के लिए वो टाइम हमें याद आएंगे, अरे ये मुमुक्षु की ये कहानी थी। राइट। तो वो हमें हमारे अंदर बीज सो कर रहा है, वो अंदर नींव डाले जा रहा है, और ये कब हमारा वट वृक्ष बन जाएगा हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो जरूर आप लोग ये इंटरव्यूज देखें, और ताकि आपका भी संयम जीवन में आगे भाव बढ़ना शुरू हो। चलिए मासूमी जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमने देखा है हमारे कई मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज में कि उनके घर वाले या उनके समाज वाले कहीं ना कहीं उनकी परीक्षाएं लेते हैं, है ना, कि ये दीक्षा के लिए रेडी हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसा कुछ क्या आपके परिवार में से किसी ने ऐसा कुछ परीक्षा ली, टेस्ट लिया आपका, आपकी परिपक्वता चेक करने के लिए? मेरे फैमिली वाले ने एक टेस्ट लिया जो सबसे शायद यूनिक हो सकता है। हम्म। मार्च में 12th के एग्जाम्स खत्म हुए, तो ओके। तब से मैं जिद करने लगी कि मुझे अब रहने भेज दो। आपने बोला था 12th में अच्छे मार्क्स भी आ गए, अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही है, मुझे एक गिफ्ट दे दो, मुझे महाराजा के पास में भेज दो रहने के लिए। तो वो बोले कि तू वेट कर। बोली किस चीज का वेट करना है आप? तो 12th जून को मेरे भैया की शादी डिसाइडेड थी कि 12th जून को होने वाली है शादी। करेक्ट। अब मार्च से जून तक वेट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कि सबको जब कुछ भी करने के लिए भी कुछ नहीं है और वेट भी करना है तो कैसे। तो उस टाइम पे मई में मम्मी पापा के भूटान के टिकट्स बन गए थे। ओके। फॉर 15 डेज वो भूटान जाने वाले थे। तो वो पहले से डिसाइडेड था, इन सबसे पहले से ऑलरेडी बुक थे। तो उनको था कि भाई इसको बैठाकर चले जाएंगे। हम्म। हम्म। तो आई वाज लाइक अभी तो मेरे को वहां जाना है, आप मुझे दुकान पे कहाँ बैठा रहे हो जहाँ पे मुझे बैठना ही नहीं है इन द फ्यूचर, आप मुझे वहां क्यों बैठा रहे हो। तो ऐसे था कि ठीक है, मुझे दर्शन तो करने भेजो, मेरे को 2-3 दिन के लिए भेज दो, अप्रैल में भेज दो, मई में वापस बुला लेना, फिर जून में चली जाऊंगी मैं। तो वो माने नहीं, बोले कि दर्शन ही नहीं करना है अभी। बोले अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ। दर्शन के बिना कैसे रह सकती हूँ मैं। हाँ। हाँ। तो इसमें भी थोड़ी मिस्ट्रीज थी। मैं बीच में छुप के दर्शन करने चली जाती थी, कभी कभी हाँ। स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते थे तब दर्शन करने चली जाती थी। हाँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े दर्शन करती थी मैं।
ओके। फिर ऐसे एक दो बार वहां पहुंचकर कॉल करती थी कि अब मैं यहाँ दर्शन करने आ गई हूँ, मैं दर्शन कर रही हूँ। बोला अब हम्म। पहुंच गई है तो कर ले। तो ओके। ठीक है, कर लिए। तब हाँ। जो भैया की शादी थी ना, उस टाइम उन्होंने टेस्ट किया कि हाँ। अब यहाँ सब कुछ है, क्योंकि घर की पहली शादी थी। करेक्ट। तो सारी इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्योंकि हम दोनों में से बड़ी भी मैं हूँ, तो एज अ बड़ी सिस्टर का भी सब इम्पोर्टेंस मिल रहा है, सब काम करना है। और डांस वगैरह, मुझे डांस का भी बहुत ज्यादा शौक, अच्छा। हाँ, तो मतलब ये तो आई, आपको मिलता मुझे है। बहुत ज्यादा शौक था डांस का। ओके। तो वो था कि डांस करना है, डांस करना है, डांस करना है। बहुत कोशिश की अपने पैर तोड़ने की, पैर मोड़ने की, कि कुछ तो हो जाए, डांस नहीं करना है मुझे। ओके। तो एक बार गिर गई तो बोले कि तू जान पूछ के गिरी, हमको पता है, तेरे को स्टेज पे ले जाकर बैठा देंगे, तो हाँ। हाथ हिला लेना, हम समझ जाएंगे तूने डांस कर लिया, पर तेरे को डांस तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। दिल को मार के भी डांस करना पड़ा उस टाइम पर। जो नियम महाराष्ट्र के दिए हुए थे, रोज की सामायिक के नियम, और जो मतलब कितनी है? चौविहार हाँ। है, जमीकंद की हाँ। सोगन है, उस हाँ। टाइम से ही पालन करना शुरू कर दिया था। राइट। चौविहार वगैरह पहले से करना शुरू कर दिया था मैंने। तो बहुत अच्छा। वो नियम मैंने एज इट इज रखे, भले ही होटल रूम में थे या भले ही रोज बहुत थक रहे थे, होटल रूम से बाहर आकर समाई कर लेती थी, कभी कहीं बैठकर समाई कर लेती थी, माला फेर लेती थी, बुक्स पढ़ने लग जाती थी। तब उन्होंने देखा कि अब इसका मन तो इसमें भी नहीं लग रहा है, तो राइट। मतलब इसको वो ही चाहिए, ये इस टेस्ट में पास हो गई। हाँ। फिर 13 जून को भाभी घर आए हैं, और 15 जून को मम्मी को बोला हुआ था कि 13 जून को भाभी आएंगे, 15 जून को मुझे छोड़ के आना है। हम्म। मैं 15 जून को महाराष्ट्र की सेवा में रहने चली गई। क्या बात है। गजब। तो आप देख सकते हैं कि जब सब चीज हमारे अनुकूल होती है, जब हमें सारे विषयों का जो है एक निमित्त शादियों में, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा हमारे जो निमित्त कर्म बंधन के या फिर हमें डुबाने के अगर जो साधन हमें कहीं मिलते हैं वो है शादियों में, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो कंफर्ट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो मस्ती हो, सारी चीज हमें शादियों में मिलती है। और वहां जाके एक असली परीक्षा है ना, जो कहते हैं हम अग्नि परीक्षा, मासूमी जी ने अपने मुमुक्षु पर्याय में दी, कि वहां रह के भी ये कैसे अलिप्त रहे उन चीजों से, है ना। वो अंदर का जब तक वो वैराग्यपना नहीं होता तब तक वहां अलिप्त रहना संभव नहीं है, क्योंकि डिगाने के निमित्त बहुत सारे शादियों में उपलब्ध होते हैं। और वो एक राइट परीक्षा मेरे ख्याल से मासूमी जी के लिए, खुद के लिए भी ये चेक हो गया कि हाँ, मैं इन सब से, मेरे को अब कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे कहीं इच्छा होती ही नहीं है किसी चीज की, और मेरा मन केवल वैराग्य में लगता है। मुझे याद आ रहा है पूज्य आनंद मुनि जी महाराज साहब का, जब हमने इंटरव्यू लिया था, जब वो अंश जी हिरावत थे, और उनके वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी, जब वो वैराग्य अवस्था में थे, मुमुक्षु अवस्था में थे, उनके बड़े भाई की, सगे बड़े भाई की उनकी शादी थी। और क्योंकि वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, हमारा उस शादी में जाना भी हुआ था, हमारे रिश्तेदारों में थे। तो हमने देखा था उनको, वो मुमुक्षु पर्याय में भी उन्होंने स्टेज पे आके डांस किया था, है ना। बट उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या रखा, मतलब वैसा ही वो अपना जीवन तो वैसा ही जीते, पर वो क्योंकि फैमिली का कर्तव्य, वहाँ शादी में रहना, बड़े भाई की शादी है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी परीक्षा मासूमी जी ने जो है एक पास करी है, और माताजी पिताजी को भी एक पूरा भरोसा हो गया कि अब ये यहाँ की जीव नहीं है, ये संसार में रहने जैसी नहीं है। तो बहुत ही हर्ष का विषय है मासूमी जी कि ऐसा आपने जो है, कहते हैं ना कि अग्नियों में से निकल के आपने एक रास्ता अपना चुन लिया है, बहुत बढ़िया। सो आगे मासूमी जी, एक प्रश्न चल रहा है कि आप, स्कूल लाइफ में हर एक लड़की का या हर एक लड़के का कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है लाइफ में कुछ बनने का। तो आपने ऐसा क्या सपना देखा था कि मैं क्या बनूंगी, मैं ये करूंगी आगे बड़े होके? जैसे एक तो आपने बताई थी आपके पिताजी का, पिताजी को वो इच्छा थी आपके लिए, पर आपकी क्या एम्बिशंस था, वो आप बताएं। मुझे बहुत पहले से ही फैशन डिजाइनर बनना था। जैसे ओके। मैंने बताया, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। तो मैंने बहुत पहले से 12th में स्टार्टिंग से ही मैंने कॉलेजेस ढूंढना भी स्टार्ट कर दिए थे कि ये कॉलेजेस में मुझे जाना है। हम्म। जो विश लिस्ट होती है, वो पूरी हम्म। पूरी प्रिपेयर कर दी थी कि ओके। ये करना है मुझे। हम्म। फैशन डिजाइनिंग का इतना जुनून लग गया था कि लॉकडाउन था उस टाइम पे भी मैं बैठ के ड्राइंग्स करती थी, बहुत सारे मॉडल पेंट किए हैं मैंने। फैशन डिजाइनिंग वाज माय ओनली ड्रीम।
अच्छा। तो वो ड्रीम एकदम गायब हो गया उसका पूरा। अब उसका कोई आपको चिंतन नहीं आता कि अरे मेरे को वो भी तो करना था लाइफ में, वो अब कुछ ड्रीम नहीं रहता आपके जीवन में? जब लाइफ डिजाइन करने का मौका मिला है तो फैशन डिजाइनिंग में क्या ही रखा क्या है। क्या बात है। तो लाइव डिजाइनिंग की ओर आगे बढ़ गए, फैशन डिजाइनिंग को छोड़ के। बहुत ही सुंदर उत्तर मासूमी जी ने यहाँ हमें दिया है। तो एग्जैक्टली मतलब जिसको आप देख सकते हैं, देखो हमारे एम्बिशंस क्या होते हैं, पर जैसे ही वो एक सम्यक्त्व की बोधि मिलती है तो जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है, वो आपको साक्षात मासूमी जी के जीवन में दिख रहा है, जो कह रहे हैं कि कोरोना में भी ये इतने पैशनेटली सिर्फ फैशन डिजाइनिंग ही सोचते थे, ड्राइंग्स करते थे, आर्ट्स करते थे, एंड वो एकदम से पूरा टर्न हो जाना। वाओ, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। मासूमी जी, जैसा आपने कहा कि हमारे मुमुक्षु खुशी जी चोपड़ा, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं और अभी हमारे साध्वी ईश्वरिया जी महाराज साहब हैं, तो उनका और आपका, जैसे आपने कहा क्योंकि वो भी पूज्य ज्ञानरत्न जी महाराज साहब की सेवा में ही अभी हैं, तो क्या आप मुमुक्षु पर्याय में भी उनके साथ थे जब उनका भी वैराग्य काल शुरू हुआ? और आप दोनों की क्या फ्रेंडशिप थी, क्या रिलेशन था? ऐसा भी कुछ था तो वो भी आप हमें बताएं। हम दोनों का वैराग्य काल सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और ये बहुत अच्छी एक गर्व की बात है कि मादरसा मेरे सिस्टर भी है। अच्छा। उन उनकी दादी और मेरी दादी रियल सिस्टर्स हैं। तो हाँ। वो सिस्टर पहले तो हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, बहुत रेयर में कभी बात की होगी। पर हाँ। जो 6 महीने हमने साथ में बिताए हैं, वो हाँ। 6 महीने का बॉन्ड वॉज नथिंग एल्स। मतलब बहुत ही सुंदर बॉन्ड रहा था हम दोनों का। ओके। बहुत ही हेल्प भी करते थे हमारी, वो बहुत ही ज्यादा आप अच्छा था। कल्याण मित्र बन गए एक दूसरे के वो टाइम में? बहुत ही अच्छे वाले कल्याण मित्र बन गए थे हम दोनों। ओके। उनकी मतलब दीक्षा साथ के में क्यों टाइम नहीं दीक्षा हुई आपकी दोनों की? एक्चुअली साथ में हो जाती, पर हम्म। कुछ ना कुछ अंतराय तो हर किसी की लिखी होती है ना। करेक्ट। मेरी थी, मेरी स्किन की अंतराय, मेरी खुद की अंतराय। मुझे एक अच्छा। स्किन प्रॉब्लम थी। हम्म। पूरी को नोड्यूलरीज करके एक स्किन प्रॉब्लम थी, जिसमें मेरे पूरी बॉडी में नोड्यूल्स आ जाते थे। ओके। पीक सर्दी या पीक गर्मी का टाइम जब होता था, तब पूरी हम्म। बॉडी में नोड्यूल्स और बहुत ज्यादा इचिंग। और वो हम्म। नोड्यूल्स भी ऐसे कि हर नोड्यूल के अंदर में से पस निकलती। अच्छा। ऐसा हो जाता कि कपड़े चिपक जाते शरीर से, इतनी पस निकलती। हाइपर सिचुएशन थी, उससे बहुत सीवियरिटी पे पहुंच गई थी जब मानसा की दीक्षा खुली उसके बाद में। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण हम दोनों की साथ में दीक्षा नहीं हुई। उसके बाद में इसके इलाज के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई की, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक। फिर फाइनली आयुर्वेदिक का इलाज लगा। हम्म। इलाज से बहुत फर्क पड़ा। फिर हम्म। श्रद्धे भगवान के चातुर्मास लासुर में था, तब वहां जाने का बहुत बड़ी अवसर चीज मिला। है। जी। प्रमोद मुनि जी महाराज का, तब वहां हम्म। जाने का अवसर मिला। हम्म। वहां पर प्रमोद मुनि जी महाराज ने कहा कि आपको कुछ भी अंतराय हो, अरिहंते कितने ही सम की 125 माला फेरो। अच्छा। अरिहंते कितने ही सम की, उस हम्म। एक दिन में तो 125 फेरना था। और फिर हम्म। 125 दिन में मुझे 1.25 लाख का समथिंग जाप पूरा करना था। ठीक है। उन्हें से हर अंतराय टूट जाती है। हम्म। भगवान आप, आपके मुख से निकल गया तो और क्या ही बाकी नहीं। है। ऐसा ही हुआ। 125 दिन मार्च में कंप्लीट होने वाले थे, और ठीक है। उससे पहले ही वो इलाज लग गया मेरे अंदर से। वो बीमारी धीरे 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 गुरु कृपा से वो भी निकल गई। फिर बैंगलोर गई मैं पूरा चेकअप करवाने, बॉडी का पूरा चेकअप हुआ। सब हम्म। रिपोर्ट्स एकदम पॉजिटिव आई। हम्म। तो आकर गुनीजी महाराज को बोला कि महाराज साहब, मेरी आपकी कृपा से सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव एकदम बहुत ही अच्छी आई है, कुछ भी इसके अंदर खराबी नहीं है। मैंने हम्म। कहा अब तो मेरी दीक्षा खुला दो महाराज साहब। गुनीजी महाराज साहब फरमाया अभी तो तू बहुत छोटी है, तू 25 की हो जाएगी, उसके बाद तेरी दीक्षा खुलाएंगे। तो बोले महाराज साहब ऐसे क्या कर रहे हो। आपको अभी छेड़ रहे बस, थे। अभी बस मेरा हो गया, अब मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। हम्म। 1 साल तक मानसा का ऐसा था कि अभी गई है बीमारी, 1 साल तक टेस्ट करते हैं कि वापस आ जाए, क्या पता, क्योंकि साधु जीवन में इसका कोई इलाज नहीं है। सही बात है। और बहुत मानसा का डिफिकल्ट तो, हो जाए साथ जीवन में इसको डील करना, बिल्कुल। मानसा की प्लानिंग तो यही थी कि हाँ। नहीं, अभी 1 साल तक दीक्षा नहीं देंगे। हाँ।
ठीक है, मार्च में वो 125 दिन पूरे हुए। तो हम्म। ऐसे लगा कि ठीक है, अभी कुछ तो भी जॉब करते रहो, भावना भाते रहो, कभी ना कभी तो सफल होगी। राइट। 3 दिन का मारसा, हर होली पर 3 दिन का एकांतवास करते हैं। पूज्य भाग्य प्रभाजी मारसा मौन में रहते हैं, एकांत ही रहते हैं, तेला रहता है उस टाइम पे। तो वैसे ही मारसा का एकांतवास चल रहा था, एकांतवास का सेकंड डे था। हम्म। पता नहीं मादरसा को क्या इंट्यूशन आया, मादरसा ने बुलाया मुझे कि मासूम, बोले तो कुछ नहीं, मौन था उस टाइम पे। बुलवाया दूसरे सत्याजी मादरसा से कि उनको बुलाकर लेकर आओ। महाराष्ट्र ने लिखकर सारी चीजें पूछी कि 22 परीक्षाएं सहन कर लोगे क्या, माता पिता की याद नहीं आएगी क्या, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम और कुछ प्रश्न होते हैं वो सारे पूछे कि अभी आप तैयार हो या नहीं हो इस चीज के लिए। हम्म। मैं अंदर से ऐसी हो गई थी कि क्या हुआ, एकदम से कल तक था कि 1 साल तक तो अभी दीक्षा देनी ही नहीं है, हाँ। और आज जैसे एकदम से पूछ रहे हैं। फिर हाँ। महाराज साहब बाद में फरमाए कि उनको जब वो ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने एक पंचांग ऐसे ही खोल के देखा, तो हम्म। 16 मार्च बहुत अच्छा दिन था, अमृत सिद्धि योग था। ठीक है। तो उनको ऐसे अंदर से इंट्यूशन आया कि 16 मार्च को कुछ अच्छा होगा। हम्म। और फिर महाराज साहब वापस ध्यान में बैठ गए। उस ध्यान में भगवान ने कहा कि अब इसका टाइम आ गया है। हम्म। तब महाराज साहब ने मुझे बुलाकर सब कुछ पूछा, और फिर हम्म। महाराज साहब ने कहा कि मम्मी को बोलना कि 16 तारीख को आज्ञा पत्र देना है। मुझे हम्म। महाराज साहब, उनके लिए तो एकदम होली पे दिवाली हो जाएगी, हम्म। मुझे तो पटाखे फूटेंगे घर में ही। हम्म। नेक्स्ट डे महाराज का जब ध्यान खुलने वाला था, मौन खुलने वाला था, तो मम्मी पापा को बोला कि आप महाराज के पास चले जाना, महाराज को कुछ बात करनी है आपसे। फिर हम्म। महाराज ने उनसे बात करी कि 16 तारीख को इसको आज्ञा पत्र देना है। तो वो भी जी। एक बार के लिए तो शॉक हो गए कि ये क्या, एकदम से ही आज्ञा पत्र, कल तक तो कुछ भी नहीं था और आज आज्ञा पत्र सीधा। पर महाराज की कृपा थी, उन्होंने भी ना बोला नहीं और आज्ञा पत्र दे दिया। तो आप देख सकते हैं कैसे महापुरुषों का अतिशय होता है, और कैसे महापुरुषों को पहले से आभास हो जाता है कि आगे क्या क्या घटना होने वाली है, कैसे अंतराय को तोड़नी है। जैसे इन्होंने बताया कि पूज्य प्रमोद मुनि जी महाराज साहब के नेशराय में गए लासुर में, और महाराज साहब ने इनको एक तो 125 दिन तक इनको जाप बताया, और वो जाप पूर्ण होते होते तो इनकी क्या हो गई, पूरी अंतराय, जो इनकी ऐसी प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम जो कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी, वो फिर एक्चुअल में इनकी ठीक हो पाई। ये महापुरुषों का दिव्य ज्ञान होता है, ये अतिशय होता है। और फिर पूज्य भाग्य प्रभा जी महाराज साहब, जो उनको भी ध्यान में देखते हुए, उनको भी ध्यान की अवस्था में ऐसा अंदर से इंट्यूशन आया कि अब ये रेडी हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, संयम जितना निर्मलता से पावन होता है, सहजे सहजे अपने आप अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है, अपने आप दिव्य ज्ञान प्रकट होने से लग जाता है। और ये हमने ऐसे बहुत सारे पहले के इंटरव्यूज में भी देखा है कि महापुरुषों का कहीं ना कहीं अतिशय होता है। अभी हमने देखा था पूज्य उपाध्याय जी महाराज साहब, हमारे मानचंद जी महाराज साहब ने दिव्या जी को जब दूसरी बार देखा था, तभी बोल दिया था कि ये तो आगे चल के दीक्षा ही लेगी। जब तो उनके कोई ढंग ही नहीं थे ना, उनको वो धर्म में इतने इंक्लाइंड भी नहीं थे, फिर भी उपाध्यायशी को बस एक दिव्य ज्ञान हो गया था। तो ये महापुरुषों का संयम की जो निर्मलता होती है, इसलिए कहीं शुद्ध संत मिल जाए, कोई ऐसा साधु मिल जाए, नतमस्तक जरूर हो जाओ, वंदन कर लो भावों से। तो हर जगह नमो लोहे सविसानम की वंदना भावना भाते रहे, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत विरले हैं पूरे जगत में मिलने। और ऐसे ही हमारी मासूमी जी भी वही पथ पर नमो लोहे सविसानम में आगे बढ़ने जा रही है। इससे बड़ी खुशी का कोई पल पूरे संसार के लिए, पूरे लोक के लिए हो नहीं सकता। तो मासूमी जी, आखिरी प्रश्न पे चलता हूं कि पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर हीराचंद जी महाराज साहब और भावी आचार्य के संग में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो उनका आपके जीवन में क्या एक रोल रहा, उनसे आपने क्या सीखने को आपको मिला, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। और उनके साथ, क्योंकि भावी आचार्य तो आपके परिवार के ही हैं, तो क्या एक बॉन्डिंग आप उनके साथ भी शेयर करते हैं, वो भी आप जरूर हमें बताएं। पूज्य आचार्य भगवान हीराचंद्र जी महाराज एज उपाध्याय भगवान के थ्रू भी जानते ही हैं, और राइट। भावी आचार्य श्री भी बताते रहते हैं कि हमारे परिवार के हैं। और उन दोनों ही महापुरुषों की एक विशेषता है, हम्म। वो कभी भी किसी भी मुमुक्षु के लिए कभी भी ऐसे नहीं कि अच्छा ये ऐसे है क्या, ऐसे है क्या। उनको हमेशा प्रसन्नता ही रहती है कि अच्छा एक और जीव आगे बढ़ रहा है, और हर्ष की बात है एक और जीव आगे बढ़ रहा है।
मेरे आज्ञा पत्र के दिन एक प्रसंग घटा था। सब बहुत सारे, एक्चुअली नॉर्मल से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे आज्ञा पत्र के दिन। हम्म। इट वाज लाइक 150 या 100 लोग उस दिन इकट्ठा हो गए थे आज्ञा पत्र के दिन ही, क्योंकि ओके। फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है। हम्म। तो खुशी खुशी से मम्मी पापा आज्ञा पत्र दे रहे थे, और जब पूज्य आचार्य भगवान के सामने आए आज्ञा पत्र देने के लिए, तब मम्मी का रोना छूट गया। ओ। वो खुशी हम्म। के आंसू बोलो या फिर एक मोह के आंसू होते हैं, रोना छूट गया। तब आचार्य भगवान स्वयं फरमाए कि भाई, हम्म। क्यों रो रही है, तेरी बेटी तो वीर के संग में जा रही है। मेरी हम्म। माता ने मुझे हंसते हंसते आज्ञा प्रदान करी थी, तू भी तेरी बेटी को हंसते हंसते आज्ञा प्रदान कर। क्या मतलब बात इस है। स्टेज पे आचार्य भगवान अभी थोड़ा कम फरमाते हैं, उनकी स्वास्थ्य की अनुकूलता कम रहती है। पर जी। उस दिन इतनी कृपा बरसी आचार्य भगवान की, वो स्वयं फरमाए और हम्म। इतनी बुलंद आवाज में फरमाए। उस दिन उनकी इतनी साटा लग रही थी, तो ऐसा हम्म। लग रहा था बाप रे क्या अतिशय है महापुरुषों का। इतनी हम्म। सी बात को भी नोटिस किया और बोला। इतनी राइट। अनुकूलता, मतलब इतनी प्रतिकूलता रहती है मानसा को बोलने में। और उस हम्म। टाइम फरमाए भगवान, मतलब उस टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि बस अभी सब कुछ हो जाए। हम्म। इतनी कृपा रहती है उनकी। बिल्कुल। जी। और आचार्य भगवान, हम जब भी दर्शन के लिए वंदन के लिए जाते हैं तो खूब खूब सारा वात्सल्य रहता ही है। भावी आचार्य भगवान के तो फेस पे हमेशा वो एक स्माइल, एक अपनापन दिखता है। मतलब मेरी मम्मी कभी भी भाभी आचार्य से भगवान से बात करने में हिचकिचाहट ही नहीं होती है। वो इतना इजीली बात कर लेते हैं। बोले कि हम्म। अपने घर के ही तो है, अपने ही तो मदरसा है। बहुत बढ़िया। जी मासूमी जी, तो बस आखिरी आपका संदेश हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, संसारिक अवस्था में फिर तो हम आपको जरूर बहुत अच्छे से सुनेंगे, बट संसार अवस्था में क्या मैसेज आप हम सबको देना चाहेंगे? एक मैसेज है, छोटा सा है, हम्म। कि हम जो संयम लेने जा रहे हैं या संयम जो ले चुके हैं, हम्म। उनको प्रसन्नता किस बात की होती है, वो हम्म। आनंद किस चीज के लिए होता है। हम्म। तो ऐसा लगता है वो आनंद इसलिए होता है, उस दिन से छह काय के जीव में से एक भी जीव, एक छोटी चींटी से लेके बड़े से बड़ा जीव, छह काय के जीव, एक भी जीव हमारी वजह से दुखी नहीं रहेगा। इस संसार में हम सिर्फ सुख का कारण बनेंगे, दुख का कारण नहीं बनेंगे। मतलब हर कोई किसी ना किसी की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है, या कोई ना कोई उससे दुखी रहता है। पर इससे बड़ा आनंद का विषय ही क्या होगा कि हमारी वजह से एक भी जीव, नॉट अ हम्म। सिंगल चींटी भी हमारी वजह से दुखी है। उन करेक्ट। सबको ही अभयदान देने से ज्यादा बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। राइट। इसलिए आप सब, ये विनती है, करबद्ध विनती है मेरी, और हम तीन दीक्षार्थी हैं, हम तीनों की ये करबद्ध विनती है कि आप हमें आशीर्वाद देने हाउसिंग बोर्ड की धन्य धरा पर पूज्य आचार्य भगवान मुझे दीक्षा देने यहाँ पधारे हैं। आप भी पधार कर हमें आशीर्वाद दें। और 5 जून को जेठ शुक्ल दशमी के दिन हमारी दीक्षा है पूज्य आचार्य भगवान के निश्रय में, उनके मुखारविंद से। आप कृपया पधार कर हमें खूब सारा आशीर्वाद दे, और यही भावना भाई कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। बहुत बढ़िया। जरूर। तो मेरे को लगता है ये इंटरव्यू देखने के बाद हमारे सारे दर्शकों की बिल्कुल इच्छा हो रही होगी कि हम भी ये तीनों भव्य मुमुक्षु आत्माओं के दर्शन करने और इनके वैराग्य की गाथा को साक्षात अपने जीवन में देखने के लिए दीक्षा के प्रसंग पर 5 जून को उपस्थित हो। हम वहाँ पे उपस्थित हो पाए, बहुत अच्छा। तब तक 5 जून के पहले पहले ये इंटरव्यू आपने देखा है, ये देखने के बाद सिर्फ आप तक ही मासूमी जी की स्टोरी को नहीं रखें, जन जन तक, घर घर तक ये कहानी हमारी मासूमी जी पटवा की पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि छोटी उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में भी कितना ज्ञान पूर्वक इंसान आगे बढ़ के दीक्षा लेने जा रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, किसी की बातों में आके नहीं, अपने ज्ञान पूर्वक निर्णय लेते हुए वैराग्य को पुष्ट करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये मासूमी जी की स्टोरी से हमें सीखने मिल रहा है। तो जरूर घर घर तक ये प्रभावना करें, इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आगे भी मुमुक्षु आत्माओं के साथ साक्षात्कार इंटरव्यूज हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए, अगले इंटरव्यू तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।